नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। अब ममता बनर्जी क्या सीधा जाएंगे जेल? ममता बनर्जी के ऊपर लग गया देशद्रोह का एफआईआर। ईओपीए में उसके अगेंस्ट केस करने के लिए कलकत्ता पुलिस क्राइम साइबर क्राइम में रिपोर्ट हो गया। तो ये सब देख के क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी का राजनीति तो खत्म हो ही चुका है। अभी जिंदगी का बाकी दिन उसको तिहाड़ जेल में बिताना पड़ेगा। क्यों उठ रहा है ये सवाल? ये सवाल शुरू हो जाता है 2 जून जब वो धरना प्रदर्शन करते हैं कलकत्ता में, और वो एक फ्लॉप शो था। उस फ्लॉप शो से ही ममता बनर्जी का जो पुराना अभ्यास था, आग से खेलना, देश का जो एकता है, अखंडता है, संप्रभुता है, उसको खत्म करने का जो कोशिश वही फिर से चालू हो गया। इतने दिन से ममता बनर्जी ने ये सारे कोशिश लगातार करते गए, लेकिन वो बंगाली में बोलते थे तो पूरा देश के पास वो संदेश नहीं पहुंचते थे। हम लोग क्या झेला था, अब वो सामने आ रहा है। और यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि पिछले बार के तरफ क्या भारत सरकार ममता बनर्जी को माफ कर देंगे, या उनके लिए जो उनका सजा है वही होगा, उनको जेल जाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा? क्यों उठ रहा है ये सवाल? वही बोला आपको कि 2 जून जो धरना चालू होता है, वहां पर ममता बनर्जी बयान देते हैं, और जिस बयान में भयंकर आरोप है, वहां पर बांग्लादेश में हुआ एक मर्डर, उस मर्डर का चार्ज सीधा देश का स्वराष्ट्र मंत्री माननीय अमित शाह जी के ऊपर वो लगा देता है। और वहां से ये भी बोलते हैं कि मैं इतने सारे चीज मेरे साथ है, अगर मैं बोलता हूं तो बांग्लादेश का जो जनता है वो गुस्सा में फूट जाएंगे, वोल्केनो हो जाएंगे। तो ये जो कोशिश है, ये सीधे सीधे भारत सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए है। क्या बोला था ममता बनर्जी उस दिन? एक बार सुन लीजिए, बंगाली में है फुटेज, बस चिंता मत कीजिए, मैं हूं आपके साथ। एक एक लफ्ज का जो मतलब है मैं हिंदी में आपको समझाऊंगा, और उसके बाद आप समझेंगे कि कितना बड़ा आग के साथ ममता बनर्जी यहां पर खेलने का कोशिश कर रहे हैं। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या किया था। बांग्लादेश থেকে একটা বড় খুনিকে এসটিএফ অ্যারেস্ট করেছিল, জেনে রাখুন। যা নিয়ে বাংলাদেশে অনেক রেভলিউশন হয়েছিল। অন্য দেশের কথা আমি বলছি না, আমার বলার অধিকার নেই, কিন্তু আমি যেটা বলছি পয়েন্টটা, इसका मतलब है बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा मर्डरर को एसटीएफ ने अरेस्ट किया था। इस अरेस्ट को लेकर बांग्लादेश में बहुत रेवोल्यूशन हुआ था। दूसरे देश के बात में मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे को बोलने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन मैं यही बोल रही हूँ कि उसके बाद वो लोग मेघालय होके बंगाल आ जाते हैं, और फिर वो बोलती है বাংলায় যখন চলে আসে তখন আমাদের এসটিএফ তাকে ধরে, এটা তাদের ক্রেডিট। তারপরে হোম মিনিস্টার নিজে আমাকে ফোন করে বলছেন, इसका मतलब है बंगाल में जब पहुंचते हैं तब हमारा एसटीएफ उसको अरेस्ट करता है, ये उन लोगों का क्रेडिट है। लेकिन उसके बाद होम मिनिस्टर मुझे फोन करके बोला था। इसके बाद वो बोलती है এতদিন তো কই আমি বলিনি, মুখ করিনি, আজকে অত্যাচারের শেষ সীমায় গেছেন বলে। इसका मतलब है इतने दिन मैं मुंह नहीं खोला, लेकिन आज टॉर्चर का लास्ट पॉइंट पहुंचा, इसलिए मैं मुंह खोल रहा हूं। मैं नाम नहीं ले रही हूं भद्रता के खातिर। और उसके बाद वो बोलती है বাংলাদেশের লোক উত্তাল হয়ে যাবে, আমি সেটা চাই না, আমি দেশকে ভালোবাসি না, বলবো না দেশের স্বার্থে। কি বললেন आप? थोड़ा आपको बंगाल पुलिस को बोल दो ये बात बाहर में नहीं कहने के लिए, ये देश के लिए है। কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন, কার কার নাম বেরিয়েছিল, আজ গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হলেও মনে রাখবেন আমি তো সবটাই জানি। इसका मतलब है बांग्लादेश का जनता ये सुन के भयंकर क्रोध में आएंगे। मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं देश से प्यार करती हूँ, नाम नहीं बताऊंगी, किससे मर्डर कराया था, किसके किसके नेम इन्वॉल्व था। आज गवर्नमेंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन मुझे सब पता है। और उसके बाद वो बोलती है আমার হৃদয়টাই একটা কথা ভান্ডার, তথ্য ভান্ডার, সত্য ভান্ডার। আমি তো সম্পদের ভয়ে
কর্মীদের জলে ভাসিয়ে দিয়ে দল ছেড়ে চলে যাব না। इसका मतलब है मेरी हृदय में सब कुछ है, वहाँ पर ही सारे डेटा है, ट्रूथ भी उधर ही है। मैं तो पैसे के लिए पार्टी वर्कर को छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। अब पार्टी वर्कर के साथ कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस किसका नाम अब लेना चाहते थे? स्पेकुलेशन जो है वो है बांग्लादेश का एक जो युवा लीडर था उस्मान हादी, उसके मौत को लेकर। आपको याद है बांग्लादेश का चुनाव के बाद वहाँ पर इस उस्मान हादी का हत्यारा हो जाता है। कौन है ये हादी? हादी जो था वो जो बांग्लादेश में रेवोल्यूशन हुआ जिसके लिए उनका प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को देश छोड़ना पड़ा, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान था। और उसके बाद उसका एंटी इंडियन एक्टिविटी दिन के दिन बढ़ते जा रहा था। वो बांग्लादेश में होते हुए भी बांग्लादेश और इंडिया का जो रिलेशन है वो डिटोरिएट करे इसका कोशिश करते थे। और उसके बाद जब उनका नए सरकार वहाँ पर चुना जाता था, बीएनपी का सरकार वहाँ पर आ जाता है, उसके बाद ये उस्मान हादी का डेथ हो जाता है। और वहाँ पर एक चीज़ फिर बांग्लादेश का जो लोग हैं वहाँ पर 2+2 करते हैं। क्यों? क्योंकि तब कलकत्ता में 2 लोग अरेस्ट हो जाता है। तब ममता बनर्जी के गवर्नमेंट थे, तो ये लोग मेघालय होके फिर बंगाल में आते हैं और वहाँ पर आते ही अरेस्ट हो जाते हैं। तो इसके मतलब है बांग्लादेश बोल रहा था कि बांग्लादेश में जो उस्मान हादी का डेथ हुआ इनमें इन दोनों का हाथ है, और वो बाद में बांग्लादेश होके मेघालय चला गया और मेघालय से फिर बंगाल आया और वहाँ से एस्केप करने का कोशिश कर रहा था। लेकिन इसका कोई सॉलिड एविडेंस किसी ने भी नहीं दिया। और ममता बनर्जी उस बात को ही जिक्र कर रहे थे कि अमित शाह जी ने उनको पर्सनली फोन करके बोला कि इस बात को बाहर मत बोलो। इसके मतलब सीधे सीधे अमित शाह जी का नाम यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहा है। सोच लीजिए, देश का स्वराष्ट्र मंत्री माननीय मंत्री जी को ऐसे इन्वॉल्व कर रहा है एक फेक नैरेटिव के साथ। और दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उनके बाद में क्या बोल रहा था कि मैं इतने दिन चुप था लेकिन बहुत कुछ बोल सकता हूं। मतलब सीधे सीधे ब्लैकमेल करने का कोशिश कर रहा था। लेकिन सच में क्या भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट है? बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या सोच रहा है ये लेके? ये सवाल जब बांग्लादेश का जर्नलिस्ट बांग्लादेश का परराष्ट्र मंत्री सामा ओबायद को पूछते हैं तो सीधी वो जो बात बोलती है वो चौंकने वाली है। ममता बनर्जी जो एक कॉन्स्पिरेसी करने का कोशिश कर रहा है, इंडिया बांग्लादेश का टेंशन बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, वो उसके बाद में स्पष्ट हो जाता है। क्यों ये सिचुएशन ममता बनर्जी अभी क्रिएट कर रहा है? इसके कारण है, देखिए यहाँ पर इतने दिन बॉर्डर नहीं था, यहाँ पर फेंसिंग नहीं था, तो उस फेंसिंग नहीं होने के बावजूद वहाँ पर जमाती जो है इधर उधर करते थे। अब नए गवर्नमेंट आने के बाद ये काम सबसे पहले कर रहा है कि इंडो बांग्लादेश जो बॉर्डर है उसमें फेंसिंग का काम कंप्लीट करना है। और वहाँ पर बांग्लादेश का जो बीजीपी है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, उनका जो बांग्लादेशीज है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। ऊपर से जो बांग्लादेशी रोहिंग्या इतने दिन बंगाल में छुपा था, इंडिया में छुपा था, वो लोग यहाँ से भागने का कोशिश कर रहा है, नहीं तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये सिचुएशन में ऑलरेडी टेंस सिचुएशन है और चिकन्स लेग को लेकर वहाँ पर तो टेंशन है ही है। तो ये सब चीज़ के अंदर अगर ममता बनर्जी का ऐसे बयान आ जाता है तो टेंशन और भी बढ़ जाएगा, रिलेशन और भी डिटोरिएट हो जाएगा, जो भी डिप्लोमेटिक बात होगा उसका रास्ता बंद हो जाएगा। ममता बनर्जी क्या ये चाहती है? क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा है। वहाँ पर जब सामा उबायद को पूछा जाता है कि ममता बनर्जी को ये बयान लेके आपका क्या बोलना है, तो वो भी बंगाली में ही बोलता है, लेकिन जो बात बोलता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरा फुटेज आपको दिखाऊंगा और टेंशन मत लीजिए, उसका जो भी हिंदी भाषा है मैं उसमें आपको समझाने का कोशिश करूंगा। पहले सुनिए सामा जी ने क्या बोली। দেখেন, এটা আকাশ পাতাল বলে তো লাভ নেই। আরেকটা দেশে নির্বাচন হয়েছে, সেই দেশে একটা পরাজিত হয়েছে, সেই পরাজিত একজন নেতা একটা কথা বলেছে। দ্যাট ইজ নট आवर मैटर टू डिस्कस। इसका मतलब है उल्टा सीधा बोल के तो कुछ फायदा नहीं है। दूसरे देश में कुछ इलेक्शन हुआ, वहां पर जो हार गई उन्होंने कुछ बात बोली, दैट इज नॉट आवर मैटर। इसके बाद वो बोलती है এখন যদি ভারত সরকার যদি এখন বাংলাদেশকে হাতির হত্যার ব্যাপারে কিছু বলে, অবশ্যই অলরেডি তো আমরা এটা নিয়ে কাজ চলছে, কাজ এগিয়েছে, আমাদের এগিয়েছে এবং আমরা এটা নিয়ে খুবই সিরিয়াসলি হোম মিনিস্ট্রি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটা নিয়ে কাজ। इसका मतलब है अगर भारत सरकार उस्मान हादी के मौत के लिए कुछ बोलते हैं, हम लोगों तो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे स्वराष्ट्र दफ्तर और विदेश दफ्तर बहुत ही सीरियसली इस विषय पर काम कर रहे हैं। इसके बाद वो बोलती है হাতি হত্যার বিচার আমরা চাই
এবং এই যাদেরকে যারা ধরা পড়েছে ভারতে তাদেরকে ফেরত এনে এখানে বিচার বাস্তবায়ন করতে হবে, দ্রুত করতে হবে। সেই বিষয়ে কিন্তু আমরা সচেষ্ট আছি। এখন আরেকজন একটা ইলেকশন হয়েছে আরেকটা দেশে, পাশের দেশে, সেখানে যিনি হেরে গেছেন তিনি বলছেন ওনাদের সরকারকে উদ্দেশ্য করে, সেটা নিয়ে এখানে আমার বাংলাদেশে আমার কমেন্ট করা উচিত হবে বলে আমি মনে করি না। इसका मतलब है हम हादी के हत्यारों को भारत से जल्दी ही इस देश में लेके आने का कोशिश करेंगे और उनका विचार भी होना चाहिए। जो पड़ोसी देश में हार गई वो अगर उनके सरकार को कुछ बोल रही है तो उस विषय पर बांग्लादेश कोई चर्चा होने का जरूरत नहीं है। इसके बाद वो बोलती है এবং কিন্তু আমরা হাতি হত্যার ব্যাপারে আমরা ডিরেক্টলি গভর্নমেন্টের সাথে, কারণ আমার যদি এই কালপিটদেরকে ফেরত আনতে হয় তাদেরকে কিন্তু আমার ভারত সরকারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে আমার ফেরত আনতে হবে, এবং সেগুলো কিন্তু আমরা কাজ করছি খুবই সিরিয়াসলি, এবং এটা কিন্তু এগিয়েছে, বেশ ভালো এগিয়েছে। তো সুতরাং আমরা ওই দিকে আগাতে চাই। হ্যাঁ, তা এখন সেটা যদি বাংলাদেশের সাথে যদি তারা কোনো কথা বলে তখন সেটা আমরা দেখব। इसके मतलब है अगर उन लोगों को यहाँ पर लाना है तो हमें कूटनैतिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर भारत सरकार से ही बात करना पड़ेगा। तो उसके मतलब यहाँ पर ममता बनर्जी जो बात कर रही है उसको सीधा सीधा नकारा जाता है बांग्लादेश गवर्नमेंट से। तो सोच लीजिए अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट इसको नकार रहा है तो वहाँ पर ममता बनर्जी क्यों ऐसे बात करते हैं। देखिए एक चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा, कुछ दिन पहले जिस बात का मैं जिक्र आपको किया था कि ममता बनर्जी जब इलेक्शन हार जाती है उसके बाद एक टोपी वाला चाचा यूपी से आ जाता है, उसके बाद ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी घर से बाहर होकर बयान देते हैं, उसके बाद यूएस से एक बहुत बड़े हस्ती आ जाता है और सीधे आता है कलकत्ता में और कहीं नहीं जाता है, और यहाँ पर आके एक मिशनरीज के साथ एक चैरिटी फार्म है उसके वहाँ पर मीटिंग करते हैं, और वहाँ का 2 नान उसके 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी से जाके मीट किया था, उनके कालीगढ़ के घर पे आए थे। तो यहाँ पर 2+2 कुछ न कुछ 4 हो रहा है, ये सवाल उठ रहा है, और इससे भी बड़ा सवाल और भी है। लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। देखिए हमारा तो प्रिय बंधु हिंदी है, आप लोगों से बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन अभी हमारा दूसरा एक हिंदी चैनल भी है, प्रिय बंधु भारत, जो 2 साल पहले हमने चालू किया था, 2 ही वीडियो डाला था लेकिन बंद हो गया था। लेकिन यहाँ पर इतना कुछ खबर आ रहा है बंगाल से, वो तो डेडिकेटेडली प्रिय बंधु हिंदी में ही जा रहा है। तो पूरा भारत का न्यूज़ देने के लिए अभी वो प्रिय बंधु भारत को हम वापस लेके आएंगे। आज शाम से ही वहाँ पर हमने वीडियो डालना चालू कर दिया, 7 बजे एक वीडियो आया, और अभी से हर दिन प्रियबंधु भारत में शाम को 7 बजे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, और प्रियबंधु हिंदी में जैसे रात को 8 बजे बंगाल पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा चल रहा था वो सारी चीज़ तो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर बात हो रही थी ममता बनर्जी के, तो यहाँ पर आपने सुन लिया ममता बनर्जी ने क्या बोला, सुन लिया बांग्लादेश का क्या रिएक्शन है, लेकिन ये चीज़ को तो अभी कंट्रोल करना चाहिए, और इसलिए एडवोकेट रिंकी चटर्जी उन्होंने कर दिया FIR कोलकाता साइबर क्राइम में जाके सीधे बोल दिया कि ममता बनर्जी का ये जो बयान है, और ये बस पहले बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुआ था, ये भारत का एकता, अखंडता और संप्रभुता जो है उसको तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्यों ममता बनर्जी बार बार ऐसी चीज़ करते हैं, क्यों भारत का ऐसे विपद के सामने दे देते हैं, और ममता बनर्जी का अगेंस्ट ये जो एलिगेशन आया है ये गलत नहीं है। आपको याद है जब पुलवामा अटैक हुआ था पूरा देश शोक में था क्योंकि हमारा जवान शहीद हो गए थे। यहाँ पर पड़ोसी का जो देश है उसने कांड किया था और उसका कड़ी जवाब हुआ था, लेकिन वो जब पुलवामा अटैक हुआ था तब ममता बनर्जी का बयान क्या था मालूम है? ममता बनर्जी का क्लियर बयान था कि हमारा जवान को शहीद किया नरेंद्र मोदी जी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। क्यों? क्योंकि उसको वोट हार जाना है, जो हवा चल रहा है उसमें नरेंद्र मोदी हार जाएंगे, इसलिए पुलवामा अटैक हुआ है। सोच लीजिए देश के सरकार के अगेंस्ट, देश के आर्मी के अगेंस्ट और देश के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कितना बड़ा बयान है। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है ये ममता बनर्जी प्रूफ मांगते हैं हमारा आर्मी से कि हाँ आप जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके आए हो, उसका प्रूफ किधर है? ये आप गलत बात बोल रहे हो, झूठ बात बोल रहे हो। समझ लो देश के आर्मी के ऊपर जो सवाल उठाता है वो कितना बड़ा देशद्रोही है। और यहाँ पर भी नहीं, मैं एक फुटेज आपको दिखाता हूँ जिसका एक्सप्लेनेशन का कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाओगे। ममता बनर्जी तब CM थी,
असेंबली में सेशन चल रहा है, ऑन रिकॉर्ड असेंबली के खड़ा होके ममता बनर्जी अमित शाह जी को चोर बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी को चोर बोलता है, बीजेपी को चोर बोलते हैं और खुद नहीं बोलते हैं, स्लोगन उठाते हैं, अपने जो पूरा एमएलए टीम है उसको उस्काते हैं कि आप भी बोलो और सब लोग मिलके ये चीज करते हैं ऑन रिकॉर्ड। कितना बड़ा संविधान विरोधी हो, कितना बड़ा देशद्रोही हो, तब ऐसे कर सकते हैं? खुद देख लीजिए वो फुटेज। সবাই স্লোগান দাও, মোদি চোর বিজেপি চোর, মোদি চোর বিজেপি চোর, মোদি চোর বিজেপি চোর, মোদি চোর বিজেপি চোর, অমিত শাহ 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 চোর, মোদি চোর বিজেপি চোর, মোদি চোর বিজেপি চোর। और यहाँ पर ये बात भी आ रहा है, ये भी एक चौंकाने वाला इंसिडेंट अब सामने आ गया। ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का जो लोगो है, जो अभी वो उससे छीना जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली सिचुएशन ऐसे ही बन गया। ऋतुव्रत बनर्जी संदीपन साहा ने जैसे स्प्लिट किया, एमपीज जैसे स्प्लिट करने का सोच रहे हैं, लेकिन ये जो लोगो है, ये लोगो भी तृणमूल कांग्रेस का नहीं है। ये लोगो भी ममता बनर्जी ने चुराई थी और इसके लिए फेक स्टोरी बनाए थे। जो इस लोगो का एक्चुअल आर्टिस्ट है, उनका नाम है सोमनाथ चौधरी। अभी वो मीडिया में आ रहा है और मीडिया में आके खुला बयान दे रहा है। क्या बोल रहा है सोमनाथ चौधरी? उनके बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा ममता बनर्जी कितना बड़ा चोर है। टेंशन मत लीजिए, सोमनाथ जी का वक्तव्य जो है वो भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाऊंगा। पहले सुनिए वो क्या बोल रहा है। অজিত আমাকে ফোন করলো যে এরকম একটা লোগো পাঠাচ্ছি, এটা একটু বুঝে করে দিতে হবে, এটা কিশোরলাই থেকে বড় হবে, শিশু থেকে বড় হবে। তো ঠিক আছে, তো সেই বুঝে আমি করলাম। কিছুতেই বললো না কি ব্যাপারে, শুধু লোগোটা তুমি এই সেন্সে করো। তো করার পরে তখন আমায় বললো যে আজকে কিন্তু এটা উদ্বোধন করব লোগোটা। তিনজনে ওই ফুলটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা হচ্ছে অজিত পাজা, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আর মমতা ব্যানার্জি। এই ফুলটাই নিয়ে দাঁড়িয়েছে, বুকটা ভেতরে ঝাঁক করে উঠেছে। এই তো আঁকলাম ছবিটা, নিয়ে চলে গেল, এখনই হয়ে গেল। তোদের পার্টি ফর্ম করলো, জন্মদিন আজকে 1 জানুয়ারি ছিল মনে আছে, 98। উনি মানে ইন্টারভিউ দিচ্ছে, মমতা ব্যানার্জি বললেন যে আমি মানে এইটা এই সিম্বলটা আমি নিজে হাতে করলাম। আমি যখন মামাবাড়ি যেতাম তখন দেখতাম ফুলের কাশফুল হচ্ছে, কাশফুলটা দেখে ভাবতাম যে এত সুন্দর জায়গা, এই ফুলটা দিয়ে আমি কিছু লাগাবো, কাজে লাগাবো। আমি যদি কোনোদিন কিছু করতে পারি তখন আমি এইটাকেই কিছু একটা সিম্বল করব, নিজে হাতে আঁকবো। এই সব বললো অনেক কথা। আপনার খারাপ লাগলো না যে আপনাকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো না? भयंकर भावे खराब लेगेছিল, যতটাই ভালো লেগেছিল তাতে 100 गुण खराब लेगेছিল। सोमनाथ जी ने अभी अभी जो बोला है उनके मतलब है अजित दा, इसका मतलब अजित पांजा जो टीएमसी का लीडर हुआ करते थे, अभी उनका देहांत हो गया। तो अजित दा ने फोन करके बताया कॉन्सेप्ट के बारे में, जो भी कॉन्सेप्ट करना है वो लोगो डिजाइन का, लेकिन किस लिए ये लोगो ड्रॉ करना है ये नहीं बताया। तो मुझे याद है वो 1 जनवरी था जब टीवी में मैंने देखा 3 लीडर, अजित पांजा, सुदीप बंदोपाध्याय और ममता बंदोपाध्याय, ये 3 वो लोगो लेके खड़ा है। तो वो देखते ही मैं तो चौंक गया, मेरा रो खड़ा हो गया कि अरे भाई अभी तो कुछ दिन पहले ये लोगो मैंने डिज़ाइन किया और ये एक पॉलिटिकल पार्टी का लोगो बन गया, तो मैं बहुत खुश था। लेकिन बाद में ममता बनर्जी बोला कि वो लोगो खुद ने उसको ड्रॉ किया है। ये ममता बनर्जी ने एक स्टोरी भी, फेक स्टोरी भी उसके लिए बना दिया। ममता बनर्जी बोला कि जब वो मामा के घर जाते थे वहाँ पर ऐसे जो ग्रास रूट लेवल का जो फ्लावर देखते थे वो देख के वो ये कॉन्सेप्ट ड्रॉ किया था, लेकिन ये ज़रा सी झूठ है। और ये सब सुन के मुझे तो भयंकर खराब लगा। तो सोच लीजिए, जिन्होंने इतने दिन पॉलिटिक्स किया, जो लोगो है वो लोगो भी चुराया है, जो उनका ओरिजिनल आर्टिस्ट है उसको कभी क्रेडिट भी नहीं दिया, तो ये ममता बनर्जी क्या क्या नहीं चुरा सकते हैं। और ये अगर ऐसे चोरी कर सकता है, एक सीएम होके वो उस पोस्ट में रह के अगर देश का जो स्वराष्ट्र मंत्री है उसको ब्लैकमेल कर सकता है, अगर इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन खराब करने के लिए इंटेंशनली बयानबाजी करते हैं, काम करते हैं, तो देशद्रोह का जो मामला उनके नाम में हुआ है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बंगाल में तो सब लोग गुस्से में हैं, सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, बहुत हो गया। इस देशद्रोही को अभी उसके जो ठिकाना है तिहाड़ जेल, वहाँ पर भेजो, इस पे पर पूरा इन्वेस्टिगेशन करो। और ये पावर में, सत्ता में, ये 15 साल रह के जो भी जामाती के साथ काम किया है, जो कि देश के अगेंस्ट है, उसके पूरा इन्वेस्टिगेशन करो और उसका जो भी शास्ति है इसके लिए पूरा इंतजाम करो। तो क्या होगा सच में ऐसे कुछ? एफआईआर तो लॉन्च हो गया, लोग तो यहाँ पर बहुत गुस्से में है। अगर इन्वेस्टिगेशन कैसे चलता है उसके ऊपर हमारा नजर रहेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे ममता बनर्जी का ये सारे एक्टिविटी लेके?
अगर कुछ बोलना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।